नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अयोध्या का जो कोहराम है, अयोध्या को लेकर जो हंगामा है, राम मंदिर को लेकर जो चर्चा हो रही है, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब ने भी बयान दे दिया है, बड़ा विस्तृत बयान दिया है। जांच भी चल रही है, एफआईआर का काम भी हो रहा है, पूछताछ भी हो रही है। और आज इन सब के बीच में अयोध्या के साथ साथ लखनऊ पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब। बड़ा भव्य स्वागत हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बड़ा जोरदार। मैंने बहुत दिनों बाद कोई इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत देखा है। इसकी तैयारी भी की गई थी, मैसेज भी दिया गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर बड़ा शानदार हो। बड़ी 25 वाली लंबी माला भी पहनाई गई। लेकिन क्या उस सब से राम मंदिर का मसला हल हो जाएगा या शांत हो जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक पोस्ट कर दिया जिसमें कहा कि राम को फिर वनवास जाना पड़ा या राम फिर वनवास गए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ चल रही है, कैसे पहुंच रही है, और राम मंदिर के में जो चढ़ावा चोरी का मसला है, इस सब पर क्या आगे बढ़ रहा है, सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र, मेरे प्रिय मनोज राजन त्रिपाठी साहब के साथ। मनोज जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो बहुत बारीकी से, गंभीरता से समझते हैं, लिखने में माहिर हैं, बोलने में उनके डायलॉग जो है, स्क्रिप्ट जो है हिंदुस्तान की फिल्मों में रही है। सर क्या हो रहा है, ये क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है अयोध्या में और लखनऊ में? ये ओटीटी की तरह से अलग अलग सीरीज बना रहे हो क्या? हाँ, मुझे लगता है सीजन पर सीजन आ रहा है उसका। सीजन पर सीजन आ रहा है, सीजन पर सीजन आ रहा है लगातार। तो आज नितिन नवीन जी आए, पूरा लखनऊ होर्डिंगों से पटा हुआ है। उनको क्रेन के जरिए 2 क्रेनों में माला फंसाकर उनको एक बहुत बहुत विशालकाय माला से उनका स्वागत किया गया। जी। एयरपोर्ट से लेकर पूरा लोहिया पथ और कितना भी निकल जाएंगे लखनऊ में, हर तरफ होर्डिंग 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 पटी हुई है। वो 2 दिन के प्रवास पर है और बीएल संतोष पहले ही आ चुके हैं। पहले ही मतलब आज सुबह आ चुके हैं, तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। मैं भी इसका नजारा लेने गया, मैंने कहा देखा जाए क्या हुआ। तो मुझे एक होर्डिंग बड़ी शानदार लगी जी। उस होर्डिंग में, और बड़ी सुपर साइज होर्डिंग थी। उसमें लिखा हुआ था कि प्रभु श्री राम के अनुज श्री लखन जी की नगरी में नितिन नवीन जी का स्वागत है। तो मुझे समझ में आया कि आज नितिन नवीन जी लखनऊ में पहली बार आए हैं, और लखनऊ में लखन की नगरी में बैठ के जब बैठेंगे तो बात तो राम नगरी की भी होगी। और राम नगरी फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त गर्म है, बहुत ही चर्चा में है। तो लखन नगरी और राम नगरी के बीच में जो एक मसला चल रहा है, आज की बैठक 2027 के चुनाव को लेकर है। नई टीम बन गई है, उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी की नई टीम बनी है, 52 चेहरे हैं उसमें, जिसमें सिर्फ 7 चेहरों को रिपीट किया गया है, बाकी सब हटा दिए गए हैं। तो इस टीम से सारे घर के बदल दिए, पूरे घर के बदल दिए, पूरे घर के बदल दिए। और खास बात यह है कि इसमें तो पंकज चौधरी की चली ही नहीं। मैं आपको 2-4 नाम ऐसे बता सकता हूं जिनको पंकज चौधरी चाहते थे कि बन जाए, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। मैं 2-3-4 नाम ऐसे भी बता सकता हूं जिसमें वो नहीं चाहते थे कि बन जाए, लेकिन वो बना दिए गए। तो ये अजब गजब सी है। पूरी लिस्ट जो दिखती है उसमें योगी आदित्यनाथ की चली है, उसमें संगठन मंत्री के तौर पर धर्मपाल की चली है, लेकिन पंकज चौधरी की नहीं चली। और ये पंकज चौधरी वो व्यक्ति है कि जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो नाराज विधायक, सांसद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, वो यही कहते थे योगी जी को ठीक करने के लिए लाया गया है पंकज चौधरी को। और दोनों ही गोरखपुर के हैं, और देखिएगा मजा आ जाएगा। लेकिन मजा पंकज चौधरी को पहले सेकंड फेज में आ चुका है। इसके पहले एक और मजा ले चुके हैं वो, कि जब कुर्मियों की बैठक हुई, जब धोबी समाज के विधायकों की बैठक हुई, जब ठाकुरों की बैठक हुई, जब कुर्मियों की बैठक अयोध्या में हुई,
तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ब्राह्मणों की बैठक हुई, 46 में से 43 ब्राह्मण बैठ के सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और अपने खुद को उपेक्षित रखने की बात उठाई, तो पंकज चौधरी ने सबसे पहले उन्हीं को डपटा है, अब हम आ चुके हैं, अब पंकज चौधरी आ चुके हैं और ब्राह्मणों बिल्कुल सुधर जाओ। आज के बाद कोई बैठक की तो पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। पंकज जानते जानते हैं किसका पर्यायवाची है? पंकज स्वयं कमल का पर्यायवाची कमल है, है, स्वयं कमल है। स्वयं कमल है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जब वो खिलेंगे तो उन्हीं के लोग सूची में नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का उनके साथ हुआ। और बाकी रामनगरी में जो जो चढ़ावा चोरी का चक्कर चल रहा है, उसमें तो आप सब देख ही रहे हैं, उसके बारे में भी विस्तृत आपको और बताता हूं। लेकिन हाँ, पहले ताज में वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, फिर पदाधिकारियों के साथ, फिर सांसदों के साथ, सबके साथ बैठक करेंगे। और बैठकों का मुख्य मुद्दा जो होगा वो होगा 2024 की हार। अच्छा, 2024 की जो करारी हार है, उस करारी हार के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार से मतलब कि आखिर विधायक क्यों नहीं निकले, आखिर कार्यकर्ता पदाधिकारी क्यों नहीं निकले, और कैसे उस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हो गई जिस भारतीय जनता पार्टी का मतलब जन्म ही उत्तर प्रदेश की कोख से हुआ है। तो इसको लेकर बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारे टिकट कटते मिलेंगे। नहीं तो ये हो सकता है ना कि वो 2024 की हार से ही सीखेंगे, तभी तो 2027 में पहुंचे। नहीं, हार से सीखना भी चाहिए, इसमें कोई बात भी नहीं है। लेकिन ये हार की वजह आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं तलाशी? उस वजह को अगर किसी विधायक या सांसद या पदाधिकारी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा ना सामने कि यहाँ ये कमी रह गई, हमारा बूथ जीत गया था, हमारा ये रह गया था। लेकिन जो पार्टी के अंदर की सरपुटौल है, जो दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश है, जो अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? उस पर कौन बात करेगा? उस पर कोई विधायक या कार्यकर्ता क्या मुंह खोलने की स्थिति में रहेगा? अरे सेंटर फ्रेश की चेन लगाएगा अपने मुंह पे, वो मुंह बंद करके रखेगा, अलीगढ़ का ताला लगा लेगा अपने होठों पर, ना मामा ना। क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि उसका टिकट कटे, इस चुनावी चौखट पर तो बिल्कुल कोई नहीं चाहता। तो 2024 के मुद्दा जो है, नितिन नवीन के आने पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो 2027 में, क्योंकि सरफुटौल कम तो नहीं हो गई है, सरफुटौल कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई है, वो अपने हिसाब से चल ही रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक चीज देखने को मिली जो मैं शायद आपसे पहले भी कह चुका हूं कि भले ही बंगाल आपने ध्रुवीकरण से जीता हो, लेकिन उसके पीछे की बात यह थी कि 15 साल में बहुत सारे लोग मारे गए, चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो। बंगाल में उनकी हत्या हुई। आगे चल के ये कार्यकर्ता पदाधिकारी या सपोर्टर नहीं थे, हिंदू थे। तो ध्रुवीकरण होगा। कस के हुआ बंगाल में, और वहां से जीत कर ये उत्तर प्रदेश आए। पिछली बार भी आपसे कहा था, इस बार फिर आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ध्रुवीकरण पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत चुनाव होगा। यही वजह है यूजीसी की, यही वजह है जातिगत जनगणना की, यही वजह है कि जब इन्होंने योगी गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल विस्तार किया, उसमें सबसे ज्यादा जगह पिछड़ों को दी गई, दलितों को दी गई, दो ब्राह्मण भी लाए गए। उस हिसाब से अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि 7% यादव है, 6% कुर्मी, इसलिए बनाया गया। आज का जो स्वागत कार्यक्रम था वो नायाब था। अलग उस अलग नाया जाति के मंच बनाए गए, ओहो, मैंने सुना। ओहो, ऐसा तो मैंने अपने 31-30 साल के करियर में नहीं देखा कि भाई स्वागत में जो चौराहे हैं, जो चौक है, जो नुक्कड़ है, जो गली है, उस सब पर लिखा है कि यहाँ राजभर समाज के लोग करेंगे, यहाँ कुर्मी समाज के लोग करेंगे, यहाँ जाटव समाज के लोग करेंगे, यहाँ निषाद करेंगे, यहाँ मौर्य करेंगे, यहाँ कुशवाहा करेंगे।
स्वागत का जो जातिगत विकेंद्रीकरण था यहाँ पे, उसको ये आप देखकर तो बिल्कुल था। नहीं, ये आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं आकलन कर रहा हूं, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मैं उनको क्यों बांटूंगा? बांटना, बांटने का तो तमगा ही आपके पास है। आपके पास मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास। बांटना तो आपके एजेंडे का हिस्सा है। उस एजेंडे के हिस्से में ही तो आप कहते हैं, जब नरेंद्र मोदी आते हैं उत्तर प्रदेश तो कहते हैं शमशान को बजट कम मिला, कब्रिस्तान को ज्यादा मिला। यहां पे योगी आदित्यनाथ ही तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। यहां पर योगी आदित्यनाथ ही तो कहते हैं कि बाबरी अब दोबारा नहीं बनेगी इस देश में, सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। तो ये तो सब योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं। तो बांटना इनके लिए ज्यादा खतरनाक है। जब तक ये इंटैक्ट है, ये हिंदू है। जब ये टूटेंगे तो अगड़े पिछड़े दलित होंगे। नहीं, तो यही मैं समझना चाहता हूँ कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चौक पर अलग अलग जातियों के स्वागत का क्या मायने है? वही मैं कह रहा हूं आपसे। बंगाल चुनाव के बाद भी कहा था, उससे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हारा इन्होंने, जो 67 से चले गए, 33 पे 67 थी सर। हाँ, अगर, हाँ, इतनी लगभग 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 इतनी थी, मतलब एक दो सीटें ऊपर नीचे की 65। बात है जी। तो वो सीटें 37 ले गए उसमें अखिलेश यादव, यहां 33 बची। आप जरा गौर करिए कि अगर वही सीटें जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो तीसरी सरकार, क्योंकि हर बार मोदी सरकार थी, पहली बार मोदी सरकार, दूसरी बार मोदी सरकार, इस बार एनडीए सरकार, इस बार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को लेके चलना पड़ा आपको। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने नारा दिया आपकी बार 400 पार, लल्लू सिंह ने बयान दे दिया 400 पार होने दिए, संविधान बदल देंगे, मरमरी फैल गई, कीड़ा कुरेद गया, बोले ये तो संविधान में आरक्षण बदलने जा रहे हैं। उसके बाद वो जो आरक्षण बदलने का मुद्दा था, उसने उत्तर प्रदेश तो हराया ही हराया, अयोध्या भी छीन ली, जिसको ठीक चुनाव से पहले जिसका देवार्पण कर गए थे नरेंद्र मोदी। लेकिन वो चुनाव भी वो हार गए, अयोध्या भी हार गए। अब इसीलिए जातिगत जनगणना लाई, जो कि इनके एजेंडे में नहीं था। ये कांग्रेस का बेसिक एजेंडा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है। दूसरा, यूजीसी लेके आए, एक बेवजह की छेड़छाड़ करके एक मुद्दा खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे पिछड़े, दलित तो पहले थे उसमें, उसके पीछे पिछड़े। इनको समझ में आ चुका है कि पिछड़ों की राजनीति करनी होगी, दलितों को अपने साथ लाना होगा, और उत्तर प्रदेश में चुनाव किसी भी हालत में धर्म पे नहीं होगा, क्योंकि पिछला प्रैक्टिकल फेल हो चुका है, वो राम मंदिर के देवार्पण के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। इसलिए इसलिए जब कभी संगठन भी घोषित होता है या कोई पदाधिकारी घोषित होते हैं, उनमें उसके आगे जातियां लिखी होती है। हद तो तब हो गई जब स्वागत करने के लिए जो लिस्ट तैयार हुई, उसमें समाज के हिसाब से लिखा था कि इस जगह पे, इस 300 मीटर के बाद मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, सैनी माली करेंगे, यहाँ पे निषाद करेंगे, उधर मल्लाह करेंगे, इधर पाल करेंगे। वो पूरी तरीके से सूची जातिगत तौर पर तैयार थी, जो आश्चर्य भी था, और इस बात को प्रूफ करने के लिए भी काफी है कि आपका मंत्रिमंडल विस्तार, आपका अध्यक्ष का बनाना, आपके स्वागत की लिस्ट, सब कुछ जातिगत संगठन नहीं। नहीं, तो इसको संगठन। ऐसा क्यों नहीं माने मैं दिल्ली में बैठ के कि भाई इसका मतलब हुआ कि नितिन नवीन साहब के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए सब समाज के लोग जुट गए? उनके लिए जुट गए, ये तो जुटाए जा रहे हैं। ये जुटे कहां है? जुटे होते तो लोग घर घर से निकल आए होते। मेरा मानना ये है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अखिलेश यादव के परिवार में जब डिफ्लेक्शन चल रहा था, जब अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जबरदस्त शिवपाल चाचा की एक लिस्ट निकलती थी कि ये चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव की एक लिस्ट निकलती, पूरा घर में खड़बंडल हो चुका था। उस वक्त जो लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग है,
वहां से लेके और सपा कार्यालय के अंतिम रेलवे गेट तक, जो कैंट का रेलवे गेट है, वहां पे जय 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 अखिलेश और ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये नारे लगते थे। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि चुनाव होने वाले हैं और बवाल मचा पड़ा है, अखिलेश यादव के साथ जनता खड़ी होगी क्योंकि वो अखिलेश यादव के साथ परिवार की नाइंसाफी नहीं देख पाएगी। तो मैंने एक ही जवाब दिया था सर, कि अगर अखिलेश यादव के लिए जन सैलाब इस तरीके से उमड़ पड़ा है तो केवल विक्रमादित्य मार्ग जाम नहीं होगा, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जाम लग जाएगा। वही बात है, एयरपोर्ट से लेके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक आपने इंतजामिया कमेटी के तहत, क्योंकि इस समय आप साधन संपन्न है, सरकार भी आपकी और संगठन भी आपका, आप साधन संपन्न लोग हैं, लिहाजा सब चीजों का इंतजाम कर लेंगे। निषाद पार्टी आपके साथ है, राजभर आपके साथ है, अनुप्रिया पटेल आपके साथ है, उन इसके अलावा जो अन्य जातियों के हैं उन जातियों के नेताओं को स्वागत करने के लिए बुलाया गया। तो इसको आप, ये पार्टी के लोग हैं, ये लाए हुए लोग हैं। जैसे मायावती की रैली होती है या किसी की रैली होती है तो उनको बसों का ठेका दिया जाता है कि इतनी बस भर के लानी है। तो इसको ये मत कहिए कि जब एयरपोर्ट से निकले तो हम उसी इंडस्ट्रियल एरिया के सारे मजदूर काम छोड़ के वहां पे आ गए। जब वो बर्लिंगटन चौराहे पहुंचे तो इधर कैसरबाग से लेके और उधर क्या कहते हैं घोड़ा अस्पताल से लेके सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। आम जनता नहीं थी, आपने स्वागत की व्यवस्था की है, वो लोग आए हैं, जनता के लोग नहीं आए हैं। लेकिन ये समझाइए मुझे, अब ये तो सब पार्टियां ऐसे ही करती हैं, बुलाती हैं, जनता को तो आजकल वैसे ही फुर्सत नहीं है। नितिन नवीन साहब कितना कंट्रीब्यूट करेंगे योगी जी की सरकार को फिर से वापसी करने में? योगी जी मैंने सुना कि वहां एयरपोर्ट भी गए थे, उनको लेने गए, जी स्वागत किया गए थे, उन्होंने, जी गए है थे। ना? तो पहले इस पर बात कर लें, फिर हम लखनऊ से, लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी से अयोध्या चलेंगे, रामनगरी चलेंगे। रामनगरी चलेंगे, जी तो जी। इससे कितनी मतलब आप क्या देख रहे हैं? अब तो इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के लिए वहां पर हैं, जी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, तो क्या मजबूती आपको दिख रही? देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम संगठन और सरकार को अलग करें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तो केशव मुर्रा बयान देते हैं कि सरकार संगठन सरकार से बड़ा है, यानी कुछ पक रहा है। अगर हम अभिमुक्तेश्वर का मसला देखें तो ब्रजेश पाठक कहते हैं कि बटुकों को चोटियों से बटुकों पकड़ के की चोटी। खींच कर मारना महापाप है, अक्षम्य पाप है। और उसके अगले दिन बटुकों को लाते हैं, उनके पद प्रक्षालन भी करते हैं। फिर बाद में साबित होता है चलिए भाई कि भाई वो एफआईआर ही फर्जी लिखा दी गई अभिमुक्तेश्वर के खिलाफ। हम देखते हैं कि विधायक खुद ही वेल में आ जाते हैं, हम देखते हैं कि स्थायी डीजीपी नहीं मिलता, हम देखते हैं कि मन का मुख्य सचिव भी नहीं मिलता, हम देखते हैं कि विभाग तो बढ़ गए हैं, दिल्ली के कोटे के मंत्री बन गए हैं, चाहे वो केशव मौर्य हो या ए के शर्मा हो या ब्रिजेश पाठक हो या और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट तो सरकार के हैं। वो चिड़िया जब बैठा लेंगे तभी तो मंत्री जी की फाइल उड़ेगी, पर फैला के। तो वो चिड़िया ही नहीं बैठा लेंगे, आपकी फाइल उड़ेगी नहीं, जाएगी नहीं उस डिपार्टमेंट तक जहां उसको जाना है। इन सब चीजों को देखते हुए ये सरकार के पीछे का झंझट है। फिर आता है संगठन। अब ये संगठन से तालमेल अगर होता तो कई बड़े नेता हार चुके हैं। आप तो स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू भी ले चुके हैं। बहुत सारे लोगों से बात कर लीजिएगा, अंदर से इंटरव्यू मत लीजिएगा, ऑन कैमरा मत करिएगा। बाकी अंदर की बात, आप दिल्ली रहते हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, पुराना काम कर रहे हैं, नहीं, आपको भी सब मालूम है, आपको भी सब मालूम है। अरे निकलने सर, नहीं हमें तो दिया कोई गया, बताता ही नहीं, आप भी नहीं बता रहे क्या है क्या। निकलने नहीं दिया गया, अरे निकलने ही नहीं दिया गया लोगों को, हम्म। निकलने नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो क्या मनोज पांडे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं और जब टूट के आ गए थे समाजवादी पार्टी में, तो राकेश प्रताप सिंह क्या कर रहे थे, मनोज पांडे उस समय क्या कर रहे थे, लल्लू सिंह अयोध्या कैसे हार रहे थे, क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों मुख्यमंत्री के कैंप से यह खबर निकली कि योगी आदित्यनाथ का बताया हुआ एक भी टिकट नहीं दिया गया।
नहीं दिया गया। जनरल वीके सिंह के लिए भी टिकट उन्होंने मांगा था, नहीं दिया गया। जो ठाकुरों की बैठक हुई थी ब्राह्मणों की तरह जो पहले हो गई थी, उस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आला कमान लगातार योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवादी सरकार होने के मुद्दे का आरोप लगाकर घेरता है। ये बैठक थी। उस बैठक में यह कहा गया था कि जनरल वीके सिंह को का टिकट महाराज ने मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया। ये बैठक के मुद्दे थे। इससे साबित होता है कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है। लेकिन इस बार की जो सूची है, जो नया संगठन है, इसमें योगी आदित्यनाथ की दखल है। पहली बार पिछला चुनाव हो चुका, उसके पिछले चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, तब तो मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बन रहे थे और लग रहा था केशव मौर्य को कि चूंकि वो अध्यक्ष है और उन्होंने अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में आई है, तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अचानक एक नाम आया योगी आदित्यनाथ का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की छवि बन जाने के बावजूद पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को चुनाव का चेहरा तो नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार नितिन नवीन पहले व्यक्ति थे ये कहने वाले कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उसके बाद ये बात दोहराई किसने? ब्रिजेश पाठक ने। ये सब लोग अचानक दोहराने लगे, क्या हो रहा है, ये कैसे अचानक ये फेरबदल हो रहा है कि लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का दखल है। अब लोग कहने लगे हैं कि हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाएगा। वरना उत्तर प्रदेश में किसी से पूछिए, केशव मौर्य के माइक लगा दीजिए, वो कह रहा है मोदी जी की, हम मोदी जी के चेहरे, हम सब कार्यकर्ता है मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। तो संगठन और सरकार में तालमेल बैठाने की एक कोशिश की जा रही है। शायद कोई नतीजा निकले, लेकिन 2024 की हार गहन मुद्दा और दूसरा बड़ा मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी। जी, अब आ गए चढ़ावा चोरी पर। तो हम चलते हैं लखन नगरी से राम नगरी, राम और नगरी उसको की मैं तरफ। वहां से शुरू करना चाहता हूं जो लखन नगरी में अखिलेश जी ने पोस्ट किया एक्स पर। उसका क्या मतलब? राम वनवास गए कि बीजेपी वनवास गई, उनकी उम्मीद ये हो रही है। अखिलेश जी के पिछले 1.5-2 साल के ट्वीट अगर आप देख लें, तो वो कविताएं बहुत बेहतर कहने लगे हैं और वो सटायर बहुत शानदार तरीके से तंज मारने तंज लगे बहुत हैं। करते हैं, तंज बहुत करते तंज बहुत कसना शुरू कर चुके हैं वो। उस स्टाइल में उन्होंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो उन्होंने बताया कि राम वनवास चले गए। वनवास चले गए से उनका मतलब है कि अब बीजेपी वनवास जाने वाली है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी ही वनवास जाने वाली है। और अखिलेश यादव ये ट्वीट बार बार इसलिए करते हैं। अखिलेश यादव जब भी देखिएगा अयोध्या के मुद्दे पे अलग अलग सक्रिय होते हैं। जैसे जैसे अवधेश प्रसाद को अपने साथ बैठाते हैं, राहुल गांधी के 20 हाथ में बैठते हैं, बगल में अवधेश प्रसाद बैठते हैं, तो वो तो ट्रॉफी की तरह से बैठते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते हैं वो ये कह के। दूसरा, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का जो पूरा मुद्दा खोला है, बहुत सही। जिसके बाद ये देश स्तर पर है, वो अखिलेश यादव ने खोला। अब लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने भाई गोलियां चलवाई थी उनके पिताजी ने। तो अब अखिलेश यादव मतलब कोई क्रिश्चियन आरटीआई एक्टिविस्ट होगा वो भी करा देगा, कोई पीआई लिस्ट होगा वो भी कर सकता है। अब आज तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि मैं खुद 4 साल से जब से देवार्पण हुआ नहीं गया हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह मतलब 90 का चित्र मिल जाएगा उनका राम मंदिर आंदोलन में आपको। ब्रजभूषण शरण सिंह और अयोध्या में कितनी दूरी है? ये अम्बेडकर नगर, ये अयोध्या। बगल। यो छत से देखते हैं तो मंदिर का झंडा दिखाई देता है, उनके शिखर दिखाई देगा। शिखर दिखाई देता है। और वो व्यक्ति कहता है कि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं किसी का नाम ले दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आज उस आदमी ने कह दिया, उसने भी कह दिया, दोबारा कह दिया कि पहले कह चुका हूं। आज ये जो मुद्दा उठ रहा है ना, 4 साल पहले उठा चुका हूं, और वहां पर जो चल रहा है इसकी वजह से मैं 4 साल से वहां नहीं गया हूं। और ये कौन कह रहा है? जो पूर्व सांसद है, जिसका बेटा सांसद है, जिसका दूसरा बेटा विधायक है और भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन वो कह रहा है, उसकी बात को आप नकारिए, भारतीय जनता पार्टी नकारेगी उसके, गलत कह रहा है। विनय कटियार लगातार कह रहे हैं। विनय कटियार कहते भी हैं और पलटते भी हैं।
दोनों बातें कर रहे हैं वो तो लग रहा था कि अगले दिन जाके ही वहां बवाल कर देंगे। तो वहां पर ये जो नए नए तरीके के बयान आ रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ नहीं किया है। आपने चांदी की थाली में सोने का मुद्दा उठाकर दिया है उनको, तो विपक्ष तो खेलेगा ही। बात आस्था की है ही नहीं, बात आस्था की व्यवस्था जो थी वो चोर है। जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्थापकों का समूह है, वो राम भक्त नहीं है। जो मंदिर नहीं गया, उसने अगर चोरी का मुद्दा उठा दिया तो सवाल उस पे है। और जो मंदिर में है ट्रस्ट बन के बैठा, वो तो स्वयं सब चीजों को नकार रहा है। पहले चोरी हो गई, फिर सीसीटीवी लग गया, फिर आपने पुलिस को इन्वॉल्व करके सारा माल बरामद भी करा दिया। जब मसला बढ़ गया तो आपने सरकार से कहा, सरकार ने कहा हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। जब ट्रस्ट ने कहा तो उन्होंने एक एसआईटी बना दी, एसआईटी बन गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब एफआईआर कराए बिना एसआईटी बनी, और उसके बाद एसआईटी को रिपोर्ट एफआईआर करनी थी, एसआईटी ने की नहीं, फिर ट्रस्ट ने कर दी। अब एक चंपत राय का पर्चा आ गया गोविंद गिरी जी का, कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अनिल, इस्तीफा दे दिया है और 6 तारीख को इस पर फैसला होगा। अब 6 तारीख के इस फैसले का इंतजार करिए। संघ से लगातार सवाल उठ रहे थे और संघ को इस पे जवाब देने तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सब तो संघ के हैं। यस, सर, इस पूरे मसले पर संघ का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगा है एफआईआर में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट स्टेट बैंक के कर्मचारियों पर लगा है। वो स्टेट बैंक के बोनाफाइड कर्मचारी नहीं है। स्टेट बैंक ने आउटसोर्स है। आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग भर्ती किए गए, वो भी स्टेट बैंक के नहीं है, वो भी इन्हीं लोगों के चेले चपाटी है। लेकिन चूंकि वो बैंक की जानिब से हुआ है, लिहाजा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का एक्ट भी उसमें लगा हुआ है। मुझे लगता है यह मुद्दा भारी पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोग नहीं हटाए गए, तो यह मुद्दा आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखेंगे कि विपक्ष सबसे ज्यादा इस पर भाषण दे रहा होगा, और सत्ता पक्ष लगातार इस बात पर सवाल उठा रहा होगा कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, ये ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने राम सेतु के मुद्दे पे भगवान के अस्तित्व को नकार दिया था, इसलिए ऐसा योगी जी ने कही दिया कि राम मंदिर आप इतना कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि चलिए, उसके बारे में बोलिए, क्योंकि आप तो कृष्ण वंशज भी हैं। तो राजनीति चलेगी और ये चुनाव में सबसे गर्म मुद्दा होगा। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि 6 तारीख की बैठक में चंपत राय जी को या अनिल मिश्रा जी को या दोनों को बचाने की कोशिश हो सकती है? मुझे इसकी संभावना तो कम लगती है, लेकिन आप बताएं कि क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है, एक हर चीज का एक हॉट टाइम होता है। आप लगातार ट्रस्ट को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते चले जा रहे हैं। लगातार पवेलियन में बैठा हुआ कैप्टन इशारा कर रहा है कि अब धीमे खोलो, अब थोड़ा मार के खेलो, अब हम फॉलो ऑन देते हैं, वापस आ जाओ, इस तरीके का मसला चल रहा है। तो वो जो पवेलियन में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पहले दिन चोरी होती तो चंपत राय को वहां बताना चाहिए था। अब चंपत राय ने बता दिया, चुप बैठो, काम खत्म हो गया, कोई एफआईआर नहीं होगी। मुद्दा बढ़ा, अरे साहब मुद्दा आ रहा है, मुद्दा मीडिया में आ रहा है, मुद्दा लगातार उछल रहा है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो अब उनसे बात करते हैं निपेंद्र मिश्रा से। निपेंद्र मिश्रा आते हैं, पहली बार बिना बोले चले जाते हैं, दोबारा आते हैं, फिर ढूंढ ढूंढ के खुदे चले जाते हैं हर टेलीविजन पे, और सब जगह कहते हैं कि चोरी नहीं डकैती है, स्टेट बैंक की सबसे ज्यादा गलती है, और चंपत राय की निष्ठा पे सवाल नहीं, उनके प्रबंधन और निगरानी में कमी है। यहां से यह मामला बढ़ता है तो कहते हैं चलिए योगी आदित्यनाथ से कहते हैं एक एसआईटी बना दे ताकि मुद्दा थमे। योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बना दी, कहा दूध का दूध पानी का पानी कर दे। लोगों ने इंतजार किया, इंतजार करिए। एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी है, 15 दिन में पूरी देनी थी, दोबारा क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन अब ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया,
एसआईटी फिर भी गायब है। अब ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कर दिया, माल पहले बरामद हो गया, माल पहले चोरी हो गया, गिरफ्तार हो गए, रिमांड भी नहीं ली। एक इस्तीफे की बात आ गई है। अगर ट्रस्ट के बायलॉज की बात करें तो ट्रस्ट के बायलॉज में तो 2/3 सदस्य जब ठोकेंगे तब उनका इस्तीफा स्वीकार हो होगा। अगर इस मुद्दे को खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो पवेलियन में बैठे व्यक्ति को इशारा करना पड़ेगा कि फॉलो ऑन वापस आ जाओ, वरना अभी तक चंपत राय एंड कंपनी को लगातार बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने चीजों को किनारे कर दिया है। मुद्दा शुरू हुआ था ट्रस्ट को भंग करने से, अब सिर्फ 3 इस्तीफों तक रुक गया है, और 3 इस्तीफों से अब केवल चंपत राय के इस्तीफे तक आ गया है। और उसमें भी कितना कूल प्ले चल रहा है, आराम से अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ। और धीमे धीमे मीडिया से भी खबरें उतरना शुरू हो गई है। अब मीडिया के लोग ही बताने लगे कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं है, बताने लगे। तो मुझे लगता है बचाने की पूरी कोशिश है, लेकिन अगर बेवजह बचाया गया तो फिर सर कह रहा हूं, पहले इसी मंदिर ट्रस्ट और उसकी दादागिरी की वजह से अयोध्या की सीट चोरी हुई थी, और चढ़ावा चोरी पर अगर कार्रवाई नहीं की तो कितनी मुश्किल सीटें चोरी होंगी ये देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या ये मानूं मैं, आप जो बात कर रहे हैं कि यदि चंपत राय जी और मान लीजिए अनिल मिश्रा जी भी और मान लीजिए गोपाल राव जी, तीनों लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या ये इशू खत्म हो जाएगा, बीजेपी फिर जीत जाएगी? पहली बात। और दूसरा एक और सवाल मैं इसी से जोड़कर देख समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो पूरा ट्रस्ट का मसला है, क्या इसमें योगी आदित्यनाथ अलग भूमिका में दिख रहे हैं और कुछ और लोग अलग भूमिका में दिख रहे हैं? जी देखिए, तीनों का इस्तीफा लेने से एक बात समझ में आएगी कि अब आपने कार्रवाई शुरू की, सिर्फ इतना है, जो कि नैतिकता के आधार पर चंपत राय को पहले ही इस्तीफा देने, निगरानी तो आपकी है चंपत राय, और सब कुछ आपको मालूम था, बरामद भी आपने कराया, पर आपने किसी चीज की एफआईआर नहीं कराई, आपने सबको बचाया। वही टिन्नू यादव आता रहा, वही लवकुश मिश्रा आता रहा, सब लोग आते रहे ना मंदिर में, उसी काम में सब लोग लगे रहे ना। तो आप कर क्या रहे थे? इसका मतलब आप जानते थे, इसका मतलब आप सब जानते थे, और सब जानने के बावजूद उन लोगों को नहीं हटा रहे थे। तो पहला इस्तीफा अगर कबूल हुआ, ट्रस्ट ने तीनों को इस्तीफा लेके किनारे किया, तो ये पहली कार्रवाई होगी चढ़ावा चोरी की, पहली कार्रवाई होगी। अभी तक मैं किसी कार्रवाई को कोई नहीं मानता हूं, सिवाय इसके कि योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित की, लेकिन उनकी एसआईटी भी एफआईआर नहीं करा पाई, वो ट्रस्ट ने ही कराया। योगी आदित्यनाथ ने अपने मन से एसआईटी नहीं बनाई, ट्रस्ट ने जब कहा तब बनाई। दूसरी बात रही कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को किनारे किए हुए थे? तो जी किए थे। यूं भी इतनी खटपट है, यूं भी इतनी दिक्कत है, यूं भी इतनी तोहमत है। इस तोहमत के बीच जो व्यक्ति चुनाव के चौखट पर खड़ा है, जिस योगी आदित्यनाथ को प्रूफ करना है कि 24 का चुनाव हम हारे थे जबकि मैं मुख्यमंत्री था, जिस योगी आदित्यनाथ को प्रूफ करना है कि ये वाला चुनाव भी हम जीते, भले ही पक्ष में बैठा विपक्ष ये चाहता हो कि योगी आदित्यनाथ किसी तरीके से कमजोरी ही पड़े। इसको कभी फिर खोलेंगे, थोड़ी सी और पुख्ता हो जाने दीजिए। पक्ष के अंदर बैठा विपक्ष चाहता है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो, ये आपस की पॉलिटिक्स है। वो योगी आदित्यनाथ, वो सेंट्रल से गठित ट्रस्ट, जो जिसका जिसका मुखिया चंपत राय विनय कटियार को भी नहीं समझता, जिसने बजरंग दल की स्थापना की थी, वो बृजभूषण शरण सिंह को भी कुछ नहीं समझता, वो किसी को कुछ नहीं समझता, उस आदमी के, उस ट्रस्ट के मुद्दे पर अपनी सरकार क्यों फंसाएंगे? लिहाजा ब्यूरोक्रेट्स और हाई पुलिस ऑफिशियल्स को साफ तौर पे कह दिया था, हम चुपचाप बैठेंगे, हमसे जब कहा जाएगा तो हम करेंगे, जब कहा गया तो किया, और जितना कहा गया उतना कर। अब उनकी पुलिस के पास एफआईआर है, अब उनकी पुलिस जानेगी रिमांड लेनी है नहीं लेनी है, जब सब कुछ ट्रस्ट के ही कहने पे हो रहा है। एसआईटी ट्रस्ट के कहने पे, पहले माल बरामदगी ट्रस्ट के कहने पे, उसके बाद
एफआईआर ट्रस्ट की, उसके बाद रिमांड भी ट्रस्ट बता देगी क्या करना है क्या नहीं करना, और ट्रस्ट ही बताएगी कि ट्रस्ट में चंपत राय रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या ये डिस्ट्रस्ट बना रहेगा। आखिरी सवाल, क्योंकि अब सीजन को खत्म करना, फिर नए सीजन पर बात करेंगे, जी। क्योंकि वो अगली कहानी का कोई वो एक टेल एंड आप देंगे, तो क्या जितनी बात आपने समझाई, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या योगी जी को झेलना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव तौर पर आपको ऐसा लग रहा है? आज इट्स टू अर्ली मेरे हिसाब से तो से, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कहानी का, जब आप लास्ट चैप्टर लिख रहे होते हैं तो अगले सीजन की पूरी भूमिका बना लेते हैं आप। इस पूरे उत्तर प्रदेश की हार का जिम्मेदार किसको माना गया होगा? योगी आदित्यनाथ को। अगर इस अयोध्या के मंदिर के मुद्दे से नुकसान होगा तो किसको होगा? हालांकि अयोध्या के मुद्दे पर दोषी योगी आदित्यनाथ को नहीं माना जाएगा, लेकिन अयोध्या, उसके आसपास की सीटें और अयोध्या के चढ़ावा चोरी के मुद्दे से उत्तर प्रदेश की सीटें अगर प्रभावित होती हैं तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ पर पड़ेगा। दोष नहीं है उनका, दोष नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का जो भोग है वो चुनाव में योगी आदित्यनाथ भोगेंगे अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, और सिर्फ इस्तीफे से खत्म नहीं हो पाएगा। राम मंदिर है ये, 500 साल का मसला है ये। भारतीय जनता पार्टी के 1 से लेके 110 नंबर का मुद्दा राम मंदिर है। उस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, जमीनों का घोटाला हुआ है, खरीद में झंझट हुए हैं। राधेश्याम कमेटी की रिपोर्ट आज 5 साल बाद भी नहीं आई है। एसआईटी के दूसरे चरण की रिपोर्ट का क्या होगा, इसका हम और आप इंतजार करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग इंतजार करेंगे कि क्या हो रहा है, और अभी तो 6 तारीख की बैठक में क्या होता है और उसका सब क्या मसला निकलता है, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या पॉलिटिकल फॉल आउट होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे। इस स्क्रिप्ट के जो राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले है ना, वो मनोज राजन त्रिपाठी जी ने लिखा है, समझे? इस बात को ध्यान रखिए। ये जो आखिरी बात आपने कही है, राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले, ये याद रखिएगा, ये मैं आपको 5-6 महीने बाद बताऊंगा। ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद।